नमस्कार। वैसे अगर देखा जाए तो एसएससी आयोग से बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज जारी की जाती हैं सेंट्रल लेवल पे, लेकिन एसएससी के द्वारा एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जारी की जाती है जिसे हम स्टेनोग्राफर के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेनोग्राफर के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। तो ये गाइस पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये गाइस मैं अशोक सिंह और आप देखने वाला क्लास है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो गाइस जो एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी होती है जिसका नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है, इसमें दो ग्रेड होते हैं। एक तो होता है ग्रेड सी और दूसरा होता है ग्रेड डी। जो ग्रेड सी होता है वो ग्रुप बी की वैकेंसी होती है और जो ग्रेड सी होता है वो ग्रुप सी की वैकेंसी होती है। ये जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हैं ये बेसिकली अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती हैं या फिर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। अब देख लेते हैं कि किस एज कैटेगरी वाले इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में जाना चाहते हैं तो 18 कम से कम आपकी एज होनी चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। जबकि अगर आप ग्रेड डी में जाना चाहते हो तो आप 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज दे दिया जाता है। जैसे कि अगर आप SC ST हो तो 5 वर्ष एज रिलैक्सेशन है, जबकि अगर आप OBC हो तो 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन है। वहीं अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो, यानी कि अगर आप दिव्यांग हो और जनरल में हो तो 10 वर्ष है। अगर आप दिव्यांग हो और OBC में हो तो 13 वर्ष है। और अगर आप दिव्यांग SC ST हो तो आपको 15 वर्ष एज में छूट है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो 3 वर्ष आपके लिए भी एज में छूट दिया जाता है। अब बात आती है भाई से कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो ये एक ऐसी वैकेंसी है जो कि बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी मानी जाती है, बड़ी अच्छी लेवल की वैकेंसी होती है और सिर्फ 12th बेसिस पे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर आप 12th पास हैं, आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर आप आर्ट्स यानी मानविकी से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्ट्रीम से हो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं 12th के बेसिस पर। और 12th में अगर आप पास हैं, फाइनल आपका रिजल्ट आ चुका है, तभी आप इसे अप्लाई कर पाओगे। इस वैकेंसी में अपीयरिंग बिल्कुल वैलिड नहीं है। साथ ही बताना चाहेंगे चूंकि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि अगर आप इसके रिटन टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लिए तो जब आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, अगर आपका उसमें परफॉर्मेंस सही नहीं रहता तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, आपका सिलेक्शन यहां पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्टेनोग्राफी आपको आना चाहिए। स्टेनोग्राफी थोड़ा सा टफ कोर्स होता है जिसके लिए कम से कम 1 से 1.5 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 1 से 1.5 साल रेगुलर टाइम देते हो, आप वर्क करते हो, तो आप स्टेनोग्राफी सीख लोगे और इस वैकेंसी में आपके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसे अप्लाई करने के लिए केवल 100 रुपए एप्लीकेशन फीस आपको देना पड़ेगा, जबकि ऑल ओवर इंडिया जहां भी चाहें आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाते हैं, तो कहीं पे भी आप एग्जाम दे सकते हो अपने सुविधा अनुसार। अब देख लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर 3 लेवल में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आप इसके सेकंड स्टेज में जाओगे जो कि स्किल टेस्ट होता है जिसमें स्टेनोग्राफी आपको करना पड़ेगा। और फाइनली उसके बाद आपका होता है DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट जो होगा उसे पहले चेक किया जाएगा और फाइनली इसके बाद आप सेलेक्ट हो पाओगे इस वैकेंसी में। तो चलिए सबसे पहले हम CBE एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं कि किस टाइप के एग्जाम यहाँ पर आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, मेजर रूप में 3 सब्जेक्ट होगा। जो सबसे पहले होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिससे 50 क्वेश्चन 50 नंबर का होगा। आपका दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। जो आपका थर्ड सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का इस एग्जाम में भूमिका ज्यादा है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, यानी ऑल ओवर 50% आपका जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश ओरिएंटेड होगा। और आपके फाइनल सिलेक्शन में ये इंग्लिश जो है ये बहुत बड़ी भूमिका भी निभाने वाली है। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स के भी होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन और मार्क्स दोनों बिल्कुल इक्वल हैं और इसके लिए टाइम आपके पास होगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम होगा। अब इस एग्जाम से संबंधित कुछ चीजें और समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो एग्जाम होने वाला है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास प्रश्न होगा, इसके 4 विकल्प होंगे, सही विकल्प को आपको टिक करना होगा। तो ये इसका प्रोसेस होगा। जो सेकेंड यहाँ पर बात होती है कि जो आपका पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अभी आप ये मत कहिएगा सर जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो भी हिंदी में आएगा क्या, तो नहीं, इंग्लिश वाला सेक्शन तो इंग्लिश में ही आएगा, ये बहुत नेचुरल सी बात है। और कहीं भी अगर एग्जाम हो अगर हिंदी आपसे पूछा जा रहा है तो वो हिंदी में ही आता है। ठीक है, तो इंग्लिश बिल्कुल इंग्लिश में आएगा। बाकी जो 2 सेक्शन होते हैं रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे पूछा जाएगा। जिसमें भी आपको अच्छा लगे आप लैंग्वेज के हिसाब से अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, तो आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे तो यहाँ पर आपका नंबर नेगेटिव में भी जा सकता है। फिर भी
एटलीस्ट आपको थोड़ा सा रिस्क तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ही काउंट करके आपको रिस्क लेना है। बात आती है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। तो जो एसएससी के पेपर्स होते हैं एक्चुअल में बहुत सारे दिन में होते हैं, तो जब पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है तो जनरली उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। गाइस, हमने एसएससी के विभिन्न वैकेंसियों पे बहुत सारी वीडियोस पहले पब्लिश की हुई है, तो आप इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में सारी वीडियोस आपको दे दिया जाएगा, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, तो आप उनको जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा, जरूर इंस्टॉल करिएगा। आपको न्यूज़पेपर, टेस्ट सीरीज, इसके अलावा पॉडकास्ट, ठीक है, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। तो फिर देर किस बात की, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिए। चलिए कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। तो सिलेबस के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, वहाँ पर हम सिलेबस दे देने का प्रयास करेंगे। बात आती है कि इसके सेकेंड फेज में जो स्किल टेस्ट है उसका क्या पैटर्न है। तो जो स्किल टेस्ट होने वाला है ना, वो आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाएगा, क्योंकि उसका जो मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसे बिना क्वालिफाई किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब अगर बात करें कि अगर आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में अप्लाई किया है, तो जो आपको मिनिमम स्पीड मांगी जाएगी वो 100 वर्ड पर मिनट होगी, और अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई किए हैं तो जो मिनिमम स्पीड मांगी जाएगी वो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मांगी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको चूज करना है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हो या फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफी में कंफर्टेबल हो। दोनों विकल्प आपके पास उपलब्ध होता है। अगर आप चाहो तो हिंदी में कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इंग्लिश में कर सकते हो, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ठीक है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, हम ये समझ लेते हैं। तो पहली बात, आपके पास रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, 2 फोटोग्राफ आपको ले जाना है। साथ ही साथ आपके पास ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, आईडी कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आप ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो, अगर आपके पास निर्वाचन कार्ड है तो आप वो ले जा सकते हो। इसके अलावा जो आपने हाई स्कूल किया उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट ले जाना है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ले जानी है, वहां पे सबमिट कराना है। इसके अलावा अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कास्ट से बिलोंग करते हो, वो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आप दिव्यांग हो तो उससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक ऐसा सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जो प्रूव करे कि आप एक्स सर्विसमैन हो और आपको उससे रिलेटेड डिस्काउंट मिलना चाहिए। ये सारी चीजें भी आपको ले जानी पड़ेंगी। इसके साथ ही साथ अगर आप जॉब करते हो, इसके बाद इस वैकेंसी के लिए इच्छुक हो, तो आपको नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक सर्टिफिकेट है, कुछ और सर्टिफिकेट अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो वो आपको ले जाना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं कि एक मिनिमम पासिंग मार्क क्या होता है। तो अगर आप जनरल हो तो 30% आपके लिए मिनिमम पासिंग मार्क है। साथ ही अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तो 25%, साथ ही एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम के लिए 20% पासिंग मार्क रखा गया है। तो एक बेसिक पासिंग मार्क है। जरूरी नहीं है कि इस पासिंग मार्क पे आपका सिलेक्शन हो। पासिंग मार्क का माध्यम यह है कि आप पास हो जाओगे और इसके बाद फिर एक फाइनल मेरिट डिसाइड की जाएगी, जिसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिर आप अगले स्टेज पे पहुंच पाओगे। तो ये एक तरीका होता है सिलेक्शन का। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ गया था सिलेक्शन के लिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये कट ऑफ है प्रीवियस ईयर का, और इस कट ऑफ के बेसिस पर सिलेक्शन हुआ था आपका। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ये जो एग्जाम होता है ना, इसमें इंग्लिश की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, और जो सेकेंड बात है वो है आपके स्किल टेस्ट की। इन दोनों की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। तो आपके प्रिपरेशन में एक चीज तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, स्टेनोग्राफी टेस्ट पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि इस एग्जाम की रीढ़ की हड्डी वो स्टेनोग्राफी टेस्ट है। और इसके अलावा अगर आप इसके रिटन एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लेते हो, अगर वो आप स्टेनोग्राफी टेस्ट नहीं क्वालिफाई कर पाते हो तो आप फाइनली फेल माने जाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से वॉच कर लेना, अच्छे से समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। इसके साथ ही इससे रिलेटेड आपके पास बुक भी होना चाहिए, जैसे इंग्लिश की बुक हो, इसके अलावा रीजनिंग की बुक आपके पास होनी चाहिए, करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड भी आपके पास बुक होनी चाहिए। तो वो बुक कौन कौन सी आपको चाहिए वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से आप परचेज भी कर सकते हो, या फिर वहां से आप देख के कहीं भी आप ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए, जिस टाइम टेबल में आपको इंग्लिश को सबसे ज्यादा वेटेज देना है। आप क्योंकि इंग्लिश 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा, जो कि ऑल ओवर इस एग्जाम का 50% है। तो आपको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आपके रीजनिंग में और आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। साथ ही साथ आपको उतना ही अच्छा टाइम आपको देना पड़ेगा आपके स्किल को सीखने में, जैसे कि स्टेनोग्राफी टेस्ट सीखने में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है भाई आपके पास टोटल 120 मिनट है, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो यानी कि ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होता है कि आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो ये बहुत ही चैलेंज होता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए। इसमें आपके पास स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको रेगुलर प्रयास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। वैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन
हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। वहाँ पर बहुत सारी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। आपको अगर अच्छी लगे तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी और सोर्स से भी चाहो तो आप वहाँ से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं और नेक्स्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये सारी चीजें मिल जाती है, तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलती है। एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप पढ़ने में कैसे हो, आपकी कैपेसिटी कैसी है, ये तो आपको ही पता चलेगा। अगर आपको लगता है पैटर्न के हिसाब से आप बिल्कुल सेट नहीं बैठते तो आप किसी कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। वहां पे थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाता है और आप एक सही रास्ते से अपनी तैयारी करते हो तो जल्दी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज अगर आपका बेसिक अच्छा, आपको लगता है कि आप ये खुद ही कर सकते हो, तो आप सेल्फ स्टडी के बेसिस पर भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, यहाँ पर सिलेक्शन आप ले भी सकते हो। ठीक है, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया है तो थोड़ा सा आपको अपने आप को पहले जज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपकी कैपेसिटी क्या है इस एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से आप अपने को बेहतर कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं 2015 और 2019 के कटऑफ को, देख लेते हैं कि कटऑफ में कितना अंतर हुआ है। तो 2019 में सबसे पहले हम ग्रेड सी की बात करेंगे। तो 2019 में ग्रेड सी में जो स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे जनरल कैटेगरी में, उनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहां पर 200 टोटल पूर्णांक है। आपको पता ही है कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें जो कटऑफ गया था 125.75 कटऑफ गया था। जबकि अगर हम देख लें 2019 में तो यही कटऑफ बढ़कर 153.94 नंबर हो गया था। ठीक है, ये हम ग्रेड सी की बात कर रहे हैं। अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में 2015 में जो कटऑफ गया था वो 200 में 93 गया था, जबकि 2019 में यही कटऑफ 200 में 134.53 नंबर गया था। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि कैसे कटऑफ बढ़ रहा है दिन ब दिन। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते जाना है। गाइस, वीडियो कैसे लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। जय